नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम लेकर हाजिर हैं हमारा ये विशेष बुलेटिन न्यूज एट 10। कई बड़ी खबरों पर विस्तार से डालेंगे इसमें नजर। मैं हूं शहला निगार। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर के कोबा तीर्थ में करेंगे सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन। जैन धर्म की परंपराओं और मूल्यों से जुड़ा है ये संग्रहालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन। नवगठित जिले वाव-थराद में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, रखेंगे आधारशिला। असम में भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र। भाजपा नेता निर्मला सीतारमण ने कहा, दशकों की उपलब्धियों पर आधारित। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता अधीर चौधरी समेत बड़े नेता प्रचार में जुटे। बागी उम्मीदवारों ने पुडुचेरी में बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किलें। थमने का नाम नहीं ले रहा पश्चिम एशिया का संघर्ष। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ तैनात किए हजारों सैनिक। ईरान ने अमेरिकी शांति प्रस्तावों को बताया अवास्तविक। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने लगाया जीत का पंच। बॉक्सर प्रीति पवार और दीपक क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और आज जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। भगवान महावीर की शिक्षाओं के मार्ग पर चलने का दिया संदेश। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में गांधीनगर में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। इस संग्रहालय कोबा तीर्थ के महावीर जैन आराधना केंद्र परिसर में स्थापित किया गया है। महान सम्राट संप्रति को समर्पित इस संग्रहालय में 7 दीर्घाएं बनाई गई हैं, जिसमें जैन विरासत और अहिंसा के मूल्यों से जुड़ी दुर्लभ कलाकृतियां, प्राचीन पांडुलिपियां और मूर्तियों को प्रदर्शित किया गया है। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सानंद जीआईडीसी अहमदाबाद में केन्स सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि ये जो संयंत्र है आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट को समर्पित है। जब संयंत्र के सभी चरण पूरे हो जाएंगे तो इसकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 63 लाख यूनिट हो जाएगी। इस संयंत्र से भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को एक नई रफ्तार देखने को मिलेगी और साथ ही साथ गुजरात को वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रयासों को भी बल मिलता हुआ नजर आएगा। और देश में वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत करने वाला दूसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है और केन्स सेमिकॉन प्लांट ये किन मायनों में खास है आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि केन्स सेमिकॉन प्लांट आखिर क्या है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ये बेहद अहम प्लांट है। सानंद जीआईडीसी में ये स्थित है केन्स सेमिकॉन प्लांट और वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत आज से यहां पर होने जा रही है। स्वदेशी सेमीकंडक्टर पैकेजिंग के क्षेत्र में यह बेहद अहम माना जा रहा है। आईपीएम के निर्माण से इसकी शुरुआत हुई और आईपीएम उन्नत इंटेलिजेंस पावर मॉड्यूल जो है वो प्रत्येक मॉड्यूल में 17 चिप्स हैं। आईपीएम यानी उन्नत इंटेलिजेंस पावर मॉड्यूल और प्रत्येक मॉड्यूल में 17 चिप्स कैलिफोर्निया स्थित एओएस को की जाएगी इसकी आपूर्ति। केन्स सेमिकॉन प्लांट जो है कैलिफोर्निया स्थित एओएस को इसके आपूर्ति करेगा और घरेलू क्षमताओं को भी कहीं ना कहीं बल मिलता हुआ इससे नजर आएगा। उत्पादन क्षमता की अगर हम बात करें तो प्रतिदिन 6.33 मिलियन यूनिट उत्पादन क्षमता इससे बढ़ेगी और भारत के चिप इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की दिशा में देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण केन्स सेमिकॉन प्लांट।
तो सानंद DITC में ये स्थित है केन सेमिकॉन प्लांट और बेहद महत्वपूर्ण अगर हम वाणिज्यिक उत्पादन की बात करें तो आज से शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवगठित जिले बापथराट भी जाएंगे और जहां पर वो 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि ये परियोजनाएं जो हैं बिजली, रेलवे, सड़क, परिवहन और राजमार्ग, स्वास्थ्य और शहरी विकास, जनजातीय विकास और ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई हैं। कनेक्टिविटी में सुधार होगा, आर्थिक विकास के विस्तार और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में भी बेहद महत्वपूर्ण परियोजनाएं ये काफी ज्यादा अहम मानी जा रही हैं। तो 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को उपहार देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए DT न्यूज। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप, प्यास बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बिहार की यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति बिहार के राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और इस दौरान राष्ट्रपति प्राचीन विश्व धरोहर स्थल नालंदा के अवशेषों का भी दौरा करेंगी। नालंदा विश्वविद्यालय अपने दूसरे दीक्षांत समारोह के लिए राष्ट्रपति की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जहां देश विदेश के 617 छात्रों को डिग्री और सर्वश्रेष्ठ छात्रों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति नालंदा विश्वविद्यालय के 2000 सीटों वाले अत्याधुनिक सभागार विश्वमित्रालय का उद्घाटन करेंगी। साथ ही साथ सहभागिता प्रदर्शन का भी उद्घाटन करेंगी। आज महावीर जयंती है और इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान महावीर के 5 सिद्धांत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। भगवान महावीर ने समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाई और बेहतर जीवन का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाएं सदा प्रासंगिक रहेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस अवसर पर भगवान महावीर के संदेशों को अपने जीवन में अपनाने और राष्ट्र की प्रगति के लिए निरंतर प्रयास करते रहने का भी संकल्प लेने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान महावीर जन्म कल्याणक के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान महावीर का जीवन और उनकी शिक्षाएं सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग को निरंतर आलोकित करती हैं। उनके आदर्श आध्यात्मिक रूप से उत्थानकारी और आज के दौर में भी बहुत प्रासंगिक हैं। समानता और दया पर उनके संदेश हमें समाज के प्रति हमारी साझा जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं।
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने मानवता को अहिंसा, संयम और सह अस्तित्व का जो संदेश दिया, वो आज के समय में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रासंगिक हो जाता है। इस अवसर पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। आज के समय में जब विश्व भर में हिंसा और संघर्ष का माहौल बना हुआ है, ऐसे में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का संदेश अहिंसा परमो धर्म और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व पूरी दुनिया को मानवता और अहिंसा का पाठ सिखाने वाले भगवान महावीर की आज जयंती है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। ऐतिहासिक परंपराओं के अनुसार भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली गणराज्य के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। वर्धमान नाम से जन्मे महावीर ने 30 वर्ष की आयु में राजसी जीवन त्याग कर कठोर तप और साधना का मार्ग अपनाया और लगभग 12 वर्षों की कठिन साधना के बाद उन्हें केवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें आत्मा पूर्ण ज्ञान और बोध को प्राप्त करती है। उस दौर में जब समाज में कर्मकांड, असमानता और वैचारिक जड़ता बढ़ रही थी, भगवान महावीर ने इनसे मुक्ति के लिए जैन धर्म स्थापित किया, जो एक स्वतंत्र और तर्क प्रधान दार्शनिक परंपरा के रूप में सामने आया। जैन दर्शन का मूल आधार अहिंसा है, लेकिन यह केवल शारीरिक हिंसा से बचने तक सीमित नहीं, बल्कि मनसा, वाचा, कर्मणा यानी तीनों स्तर पर अहिंसा का पालन आवश्यक माना गया है। भगवान महावीर द्वारा स्थापित 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह जैन जीवन पद्धति की नींव है। भगवान महावीर का आत्मधर्म जगत की प्रत्येक आत्मा के लिए समान था। दुनिया की सभी आत्मा एक सी हैं, इसलिए हम दूसरों के प्रति विचार एवं व्यवहार रखें जो हमें स्वयं को पसंद हो। यही महावीर का जियो और जीने दो का सिद्धांत है। जैन दर्शन में कर्म को केवल दार्शनिक अवधारणा नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म भौतिक तत्व माना गया है, जो आत्मा से जुड़कर उसे जन्म मरण के चक्र में बांधता है। मोक्ष यानी मुक्ति तभी संभव है जब आत्मा इन कर्म बंधों से मुक्त हो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीनों रत्न मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। महावीर जयंती के अवसर पर देश भर के जैन मंदिरों में विशेष पूजा, अभिषेक, प्रभात फेरियां और रथ यात्राएं आयोजित की जाती हैं। लेकिन इस पर्व का मूल भाव बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि, संयम और सेवा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि सोमवार को लोकसभा में नियम 193 के तहत वामपंथी उग्रवाद को देश से मुक्त कराने के प्रयास पर चर्चा हुई और चर्चा का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। गृह मंत्री ने कहा कि देश से नक्सलवाद खत्म हो चुका है। अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दशकों तक कांग्रेस ने जिस समस्या को खाद और पानी दिया, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खत्म किया गया और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलवाद से मुक्त भारत की रचना मोदी जी के शासन में ही संभव हो पाई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की सरकारों ने देश को रेड कॉरिडोर दिया, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार ने इसे खत्म करके ग्रोथ कॉरिडोर में बदल दिया। बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, चुनाव की बात कर लेते हैं। भाजपा ने असम चुनाव 2026 के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया है और इस दौरान भाजपा नेता निर्मला सीतारमण और सर्बानंद सोनोवाल, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया और अन्य भाजपा नेता भी वहां पर उपस्थित रहे। असम का चुनावी संकल्प पत्र जारी करने के बाद भाजपा नेता निर्मला सीतारमण ने कहा कि पार्टी का संकल्प पत्र पिछले 1 दशक की उपलब्धियों पर आधारित है। उन्होंने असम में हुए विकास का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी ने यह संकल्प पत्र 1 दशक तक लोगों की सेवा करने के बाद तैयार किया है। राज्य कई मायनों में पूरी तरह से बदल चुका है। असम पर कांग्रेस का शासन करीब 6 दशकों तक रहा, लेकिन उसने राज्य के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। Because this manifesto is to build on a decade of delivery. When I look at Assam for some reasons, from the perspective of a union finance ministry, at the fiscal transfers, the investment data, the growth numbers,
what I see is a state that has been transformed in 10 years in ways that 6 decades of Congress rule could never have achieved. That is the kind of achievement Assam has seen in the last 10 years. और ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया और इस दौरान अधीर रंजन चौधरी स्थानीय लोगों से मिलते हुए नजर आए। आम लोगों की जो सेवा एक शहर में रहने के लिए वो सेवा नहीं मिल पाते, सेवा उपलब्ध नहीं होते, ये आम लोगों की पता है। लेकिन आज मैंने आया कि मैं एक प्रत्याशी हूँ, एक उम्मीदवार हूँ। ये उम्मीदवार की धर्म ये होता है लोगों के सामने जाना, लोगों के सामने वोट देने के लिए गुजारिश करना है। पश्चिम बंगाल में 2 फेज में चुनाव होने हैं, लिहाजा टीएमसी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आदिवासी और गोरखा वोट बैंक को वापस पाने के लिए टीएमसी पूरी तरह से बेताब नजर आ रही है। उत्तर बंगाल से दक्षिण बंगाल तक विधानसभा चुनाव की प्रचार सभाओं में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नियमित रूप से ये बताती हुई नजर आ रही हैं कि पिछले 15 साल में उन्होंने जंगल क्षेत्रों में रहने वाले मतदाताओं के लिए क्या कुछ काम किए। ট্রাইবেলদের জঙ্গলের অধিকার দিয়েছি আমরা, ট্রাইবেলদের জমি যাতে হস্তান্তর করতে না পারে তার জন্য আইন করেছি আমরা। पुरुलिया की सभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि तृणमूल सरकार ने आदिवासियों के जंगल अधिकारों को लागू किया है, लेकिन अलीपुरद्वार के राजा भातखावा इलाके के गारू बस्ती के निवासी बता रहे हैं कि उन्हें जो अधिकार पत्र मिला है उसमें जमीन के मालिक की जगह वन विभाग और पिता के नाम की जगह पश्चिम बंगाल सरकार लिखा है। यकीन नहीं हो रहा, सुनिए राजा भातखावा के लोगों की ज़बानी। हम देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल में माने ये बांटा गया, अदर स्टेट में जिसका जमीन है उनका नाम में खतियान दिया गया। अपना अधिकार जताने के लिए वो अपना कागज अगर हमको दे दे तो उनका यहाँ पर ये गांव पे उनका अधिकार नहीं रहेगा, इसीलिए वो लोग अपना ब्रिटिश आइन चलाने के वास्ते हो सकता है। इसीलिए वो लोग क्या किए, हम लोग को खतियान के नाम पे वो अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग लिख के दिए हैं। सब कम्युनिटी लैंड है। जो हम लोगों को वो इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट जो है, जो अपना अपना नाम पर जो हम लोग खेती करते हैं या हमारा होम स्टेड लैंड है, उसका भी हमको अधिकार नहीं मिला है। अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कुर्सियांग के विस्तृत जंगल क्षेत्रों में ब्रिटिश काल से 3 तरह के लोग रहते आए हैं। फॉरेस्ट विलेजर्स जंगल काटकर फिर पेड़ लगाते थे। कटे हुए पेड़ों के व्यवसायीकरण का काम फिक्स्ड डिमांड विलेजर्स करते थे। पहाड़ी इलाकों में रहने वालों को टोंगिया विलेजर्स कहा जाता था। ब्रिटिश सरकार ने इन लोगों के जरिए राजस्व बढ़ाने की व्यवस्था बनाई थी। बदले में उन्हें रहने के लिए घर और खेती के लिए जमीन दी गई, लेकिन उस पर उनका कोई अधिकार नहीं था। दिसंबर 2006 में संसद में वन अधिकार कानून पारित हुआ, जो 2008 में लागू हुआ। इस कानून के तहत देश भर में जंगलों में रहने वाले लोगों को जल, जमीन और जंगल पर अधिकार मिला। मगर आरोप है कि बंगाल इस मामले में अपवाद है। वन अधिकार कानून लागू करने के लिए काम कर रहे एक संगठन के संयोजक लाल सिंह का दावा है कि पश्चिम बंगाल में इस कानून का 30% भी लागू नहीं हुआ है। कानून के अनुसार फॉरेस्ट विलेजर्स को रेवेन्यू विलेजर्स में बदलकर जमीन का अधिकार देना था। जहां ये प्रक्रिया हुई भी है, वहां प्रमाण पत्र में पिता का नाम पश्चिम बंगाल सरकार लिखा गया है। अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में 25 गांवों का रूपांतरण नहीं हुआ, जबकि दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कुर्सियांग में ये संख्या 90 है। ये जो ज़मीन कन्वर्सन होने के बाद जो अधिकार हमको मिलना चाहिए है ना, कन्वर्सन हुआ, लेकिन वन विभाग का जो बागडोर वो छोड़ने नहीं खोज रहा है। बंगाल में अलग अलग कानून है, फिर यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अलग कानून है। गांव में आप जाएंगे आपको गेट पास लेना पड़ेगा। आरोप है कि ममता बनर्जी के शासन में आज भी जंगल के भीतर अपने ही गांव जाने के लिए गेट पास लेना पड़ता है। 1 साल पहले तक अपने घर जाने के लिए वन विभाग को 480 रुपए तक देने पड़ते थे। देखिए, यह इसीलिए हो रहा है कि बंगाल में ऐसी जो है राज चलती है जो कानून नहीं मानती, यह स्पष्ट है, और ये संविधान नहीं मानते। और पिछले 15 साल में तो क्या क्या हुआ है वो आप जानते ही हैं।
जंगल क्षेत्रों में अपने घर जाने का अधिकार ही नहीं बल्कि हर नागरिक के घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए हर घर जल मिशन के तहत जलाशय बनाने का काम भी पिछले 2 साल से वन विभाग की ओर से रोके जाने का आरोप है। गांवों में साफ पीने के पानी की सुविधा नहीं है। आज भी गारू बस्ती के लोग झरने के पानी से मिले कुएं का पानी पीने को मजबूर हैं। गांव के बच्चे, महिलाएं और अन्य लोग इस पानी को पीकर बीमार हो रहे हैं। इसे देखते हुए गांव के निवासी रंजन शर्मा ने अपनी जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर घर जल मिशन योजना के तहत जलाशय बनाने के लिए जमीन दी, लेकिन वन विभाग ने काम रोक दिया। ग्रामीणों का सवाल है कि क्या उन्हें साफ पीने के पानी का अधिकार भी नहीं है। स्कूल की छत टूटने पर छात्रों की सुरक्षा के लिए शिक्षकों को अपनी जेब से मरम्मत करानी पड़ती है। ग्रामीण पूछते हैं ये कैसा अधिकार है। गांव अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, यही पी रहे हैं, मतलब बीमार हो रहे हैं बच्चे। और गवर्नमेंट का जो स्कीम आता है पता नहीं, अब ऐसा ही है। बहुत सारे एप्लीकेशन भी दिया है, तो अभी तक कोई इनिशिएटिव भी नहीं लिया, तो फिर ऐसा ही रहेगा ना। ये भी एक तरह की चार्जशीट है ममता सरकार के खिलाफ, जो जंगल क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी और अन्य समुदायों की ओर से सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मुकाबला कांग्रेस से ही होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि पार्टी के लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। 2024 के संसदीय चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद कांग्रेस वापसी की उम्मीद कर रही थी, लेकिन डीएमके के साथ गठबंधन को अंतिम रूप देने में जो देरी हुई उसने पार्टी के चुनाव प्रचार को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि 6 उम्मीदवारों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है और गठबंधन सहयोगी डीएमके के लिए अपनी सीटें छोड़ने से इनकार कर दिया है। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये रिपोर्ट। अपने समर्थकों से घिरे हुए ये हैं एन रंगास्वामी, जो पुडुचेरी के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। जहां कांग्रेस अपनी ही अंदरूनी लड़ाइयों में उलझी हुई है, वहीं रंगास्वामी को सत्ता विरोधी लहर की कोई चिंता नहीं दिखती। उनकी पार्टी एनआरसी एक बार फिर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव मैदान में है। काफी उठापटक के बाद कांग्रेस और डीएमके के बीच सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस यानी एसपीए को औपचारिक रूप दिया गया। कांग्रेस ने 16 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की, जबकि 14 सीटें डीएमके के लिए छोड़ दी। पुडुचेरी कांग्रेस के प्रमुख वी वैथिलिंगम ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस और डीएमके के बीच कोई नूरा कुश्ती नहीं है। वैथिलिंगम पुडुचेरी से कांग्रेस के मौजूदा सांसद भी हैं। हम अब अपने अलॉटमेंट के लिए 16 उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। कोई ड्रामा नहीं है। असल में समस्या यह है कि यह सीट दूसरी पार्टी डीएमके की है। जब हम इस बारे में पूछते हैं तो कुछ समस्या खड़ी हो रही थी। हमारी समस्या यह है कि हम इस मुद्दे में जाना नहीं चाहते। वो अलायंस के लिए अब कोई समस्या नहीं बनना चाहते हैं। वो इंडिया अलायंस को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। एनी प्रॉब्लम? अगर ये 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान से हटने से इनकार कर देते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? कांग्रेस के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। कि वही रंगास्वामी जी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का मैक्सिमम सफर कांग्रेस पार्टी में गुजारा, और आज यहाँ आप जो भी कुछ बड़ा स्ट्रक्चर, बड़ी बिल्डिंग, अस्पताल, रोड, यूनिवर्सिटीज, वुमेन चाइल्ड हॉस्पिटल, उसके अलावा जो भी कुछ आप देखते हो वो सब कांग्रेस पार्टी का बनाया हुआ है। मैं रंगास्वामी जी से पूछना चाहती हूँ, आपने पार्टी तोड़ी अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए। आपने पांडिचेरी को कितने स्कूल दिए, कितने हॉस्पिटल दिए, कितनी यूनिवर्सिटीज दी मुख्यमंत्री बनने के बाद? इस तरह के गठबंधन के लिए खतरा बनते हुए आर कुमरन जैसे नेता टस से मस होने को तैयार नहीं हैं। वे राजभवन विधानसभा क्षेत्र में पंजे के चुनाव चिन्ह के साथ अपना प्रचार जारी रखे हुए हैं। कुमरन का साफ कहना है कि मैंने पार्टी टिकट पर नामांकन भरा, मैं पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहा हूँ। कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है। आज से हमने शुरुआत की है। कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है। लोग कांग्रेस के लिए ज़्यादा समर्थन दिखा रहे हैं। अभी तक कोई सवाल नहीं आया है। हम कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और निश्चित रूप से हम जीतेंगे। लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। जानकारों का मानना है कि इस पूरे ड्रामे और भ्रम के लिए कांग्रेस का आला कमान ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। पहले कांग्रेस अपने उम्मीदवारों से सभी 30 सीटों से नामांकन दाखिल करने को कहा और फिर डीएमके के साथ देर से हुए गठबंधन के बाद अब उनमें से 6 उम्मीदवारों से अपना नामांकन वापस लेने का दबाव बना रही है। कभी हाँ
कभी ना, जिसकी शुरुआत पहले एक फ्रेंडली फाइट से हुई थी, अब वो फाइट विद इन यानी घर की लड़ाई बनकर रह गई है। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि हमने अपने 6 उम्मीदवारों को नाम वापस लेने के लिए बोला है, लेकिन कुमरन जैसे लोग अपनी कैंपेन जारी रखे हुए हैं और वो मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। कैमरामैन संजय कुमार जैना के साथ में विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, पुदुचेरी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।